and welcome you all to your KVPY classes. Okay, good evening. Good evening. Today we are going to discuss questions of 2018. 2018 के questions आज discuss करेंगे. तो shall we start our session? 2018, 2018. The first session of this first question of this session is आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है. मैट्रिक्स में ये बोला गया है कि आपका रियल मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स नन जीरो है और ए डी माइनस बी सी जीरो के इक्वल है और ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल है. तो ए प्लस डी क्या होगा? ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं रो वाले कोरेस्पॉन्डिंग ए बी सी डी और कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है और ए डी माइनस बी सी का वैल्यू जीरो दिया है. ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो ए प्लस डी क्या होगा? वन. हाँ, सही जवाब है. वन करेक्ट आंसर है. और बताएं और किन का वन आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ये वाले पार्ट से आपको एक रिलेशनशिप मिला होगा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी. ये मिल रहा है क्या? हाँ, वहां से फिर ये वाला पार्ट यूज करेंगे तभी तो होगा आपका वहां वाले पार्ट पे. तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाले में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए सी बी सी हो जाएगा क्या? और इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? ए बी प्लस बी डी. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? ए सी प्लस ए डी बी सी. सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका हो गया सी डी. सेकंड रो सेकंड कॉलम बी बी डी होगा कि बी सी होगा? बी सी प्लस डी स्क्वायर यही है. और ए का एलिमेंट जो है वो लिख देना ए बी सी डी. कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल करने पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी ए के इक्वल है क्या? और यहां पे ए स्क्वायर में से एक ए को लिख दो बी इंटू के. अच्छा, थर्ड वाले, हाँ ये भी कर सकते हो. थर्ड वाले से भी डायरेक्टली आ रहा होगा. चलो ठीक है, वही कर दो. इस वाले थर्ड वाले में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी और वाला लोगे तो इसके लिए ये जरूरत पड़ जाएगा आपको, है ना. थर्ड वाले में क्या लिखा है आपका? तो थर्ड वाले में लिखा है ए सी प्लस सी डी इक्वल टू सी और सी यहाँ पे कैंसिल करने पे ए प्लस डी का वैल्यू कितना दिख गया? 1. ऑप्शन ए. क्लियर है ना? नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन. ये भी ओरल क्वेश्चन है, इजीली रिस्पॉन्स कर दोगे. मोड जेड इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल. रेडियस 1. सेंटर ऑरिजिन. तो इस सर्किल का कोई अगर आर्क ले लें तो उस आर्क पे कितने आपके रूट्स लाई करेंगे? यूनिटी के कितने रूट्स लाई करेंगे? इनफाइनाइट. ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है? ओरल था. थर्ड नंबर इसको देखो. इलिप्स है. इलिप्स का मेजर एक्सिस
6 यूनिट का लेंथ है, माइनर एक्सिस का 4 यूनिट का लेंथ है। कितना 9 आ रहा है? इलेवन का जो स्कोरिंग टॉपिक है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बेटे जैसे सारे पर देना, अलजेब्रा तो आपका होल एंड सोल रहेगा क्योंकि वो उसका एप्लीकेशन हर सारे पार्ट्स में होता है, कैलकुलस में भी होता है, कोऑर्डिनेट में भी होता है। हाँ, वेटेज मेरे अनुसार से सारे को देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हर साल आपका किस टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज देने वाला है आईआईटी जेईई कुछ नहीं कर सकते हो। केवीपीवाई के लिए तो देख लो कि आपका कौन सा चैप्टर कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेनली उसी से रहेगा आपका। हाँ हाँ हाँ, ज्योमेट्रिकल ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल वाले ज़्यादा रहेंगे। कोऑर्डिनेट हम आईआईटी जेईई के लिए बोल रहे थे, इस पे शायद उतना कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस पे उतना नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, तो जेई अगर कर रहे हो तो जेई के अगर रिवाइज कर लियो तो इसके लिए हमको नहीं लगता कि तुमको अलग से कुछ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता है अगर आपको क्या कहते हैं आपका ड्रीम जो मेन एम आईआईटी जेई है, तो ये क्या है उसके बीच में आने वाला एक पड़ाव है, तो इसमें तुमको दिक्कत कभी हो ही नहीं सकता अगर आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अच्छा ठीक है। बी आने वाला है, कैसे बना रहे हो बताओ? तो रेक्टेंगल तो वेरिएबल है, तो वहाँ से मिनिमम एरिया कैसे देखे हो? और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल बनेगा। सारे पॉइंट्स एलिप्स पे हैं, हाँ। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग ऐसे बना चुके हो पहले भी। देखो ठीक है, देखो ये एक्स आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। ये बताओ ट्रांसवर्स इलिप्स है या कंजुगेट इलिप्स है? इस इलिप्स का, हाँ ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स इलिप्स।
ठीक है। यहाँ पे ऐसा करना है आपको, 4 पॉइंट लेना है। ये बताओ थीटा जब बोल दिया है 0 से 90 मतलब एक्यूट एंगल है, तो 3 cos थीटा 2 sin थीटा किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 cos थीटा 2 sin थीटा और -3 cos थीटा 2 sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। -3 cos 2 sin, ये आपका हो गया यहाँ पे, हाँ -3 cos -2 sin, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा आपका 3 cos -2 sin। क्या करना था आपको? इन चारों पॉइंट्स पे आपको टेंजेंट्स ड्रा करने थे, उन टेंजेंट्स से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना था। टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। अब ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन बता पाएंगे क्या होगा? 3 cos 2 sin वाले टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ बताइए। x/3 cos प्लस y/2 sin इक्वल टू 1। तो ये वाला जो टेंजेंट है y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट बता पाएंगे? हाँ देखिए तो कितना आ रहा है। टू cosec थीटा। एक मिनट कैलकुलेशन करना। हाँ देखो, हाँ ये हो गया। हाँ हाँ ये बी पॉइंट कितना निकाले हो? बी पॉइंट बताना। टू बाई साइन है ना। ये वाला कितना आ रहा है? ए 3/cos 0। अब किसी एक ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ हो गया आपका 12/sin 2 थीटा, ये बोल रहे हो ना? ट्वेल्व है, 6 होगी। हाँ ये 6/sin 2 थीटा। तो ओवरऑल एकदम सही बता रहे हो। ओवरऑल आपका ABCD का एरिया जो बोलेंगे, अब ये मैक्सिमम, हाँ एरिया मैक्सिमम होगी। sin 2 के मैक्सिमम वैल्यू, एरिया क्या पूछा है? मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है? तो मिनिमम के लिए साइन के वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमको? मैक्सिमम 1। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया कर देना, मिनिमम लिखा हुआ है इसको मैक्सिमम कर देना। अच्छा मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मिनिमम कितना हो जाएगा? 24। ऐसा लिख दें ग्रेटर देन इक्वल टू 24 होगा। और इस वाले रेंज में 24 से इन्फिनिटी वाले रेंज पे मिनिमम वैल्यू कितना दिख गया आपको? तो आंसर बी। हाँ बोलो। क्लियर है ना? नेक्स्ट 4 नंबर।
इरेज कर दें इसको। हाँ 4। हाँ बताइए। कहाँ पे? तो पार्टिकुलर केस आता है ना, वो पार्टिकुलर केस पे वो कैसे समझ सकते हो कि वो तो 0 या 90 वाले पे वही अगर आ रहा है तो वो पार्टिकुलर केस पे मिनिमम मिल रहा है। लेकिन आप कैसे समझ सकते कि वो पार्टिकुलर केस 0 या 90 वाला ही होगा बिना आप वेरिएबल थीटा को देखे हुए, है ना? वो हिट एंड ट्रायल उसको कहोगे। ओके, ऐसे रेक्टेंगल नहीं, ये इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? रोम्बस कह देंगे, रोम्बस कहेंगे ना, क्योंकि वहां पे डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल दिख ही रहा होगा, तो रोम्बस है। हाँ, क्योंकि 0 वाले पे इक्वलिटी दिखेगा, लेफ्ट साइड ये लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला टर्म भी लेस देन इक्वल टू 1, क्या होगा ये एक, हाँ ये माइनस का सिंबल है, r-0, और रियल के लिए ये होल्ड करेगा लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। हाँ, नेक्स्ट देखें। फाइव, इसको देखो। नहीं कर पाओगे? हाँ देखिए, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और वेरिएबल पॉइंट को क्या ले सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में?
हाँ ये ठीक है। और आपका ट्रायंगल बोला है कि जो ABC है वो इक्विलैटरल बन रहा है। के की वैल्यू कितनी आ रही है? के आपका नहीं, सुश्वेता सही बोल रही है, 2√3 ही होगा के, 2√3 होगा। आपका ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, x² माइनस y² इक्वल टू a²। एक आपका ए पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट -a, 0, और इसके साथ बी और सी पॉइंट आपका सिमेट्रिकली पोजीशन पे है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब आपका जितना ऊपर जाएगा बी उतना ही नीचे सी जाएगा, ये बोला है ना। तो अगर बी ए सेक थीटा ले रहा है, मतलब a बाय कॉस, तो सी कितना हो जाएगा? a tan, a साइन बाय कॉस हो जाएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बोल पाएंगे सिमेट्रिकल वाला यूज करते हुए? y कोऑर्डिनेट -a साइन बाय कॉस। यहां तक क्लियर? ट्रायंगल बोला है इक्विलैटरल बन रहा है, तो ए को बी से ज्वाइन कर दो और ए को सी से ज्वाइन कर दो। ये ट्रायंगल के बारे में क्या बोला है? इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल का केस कंडीशन क्या होता है? 60 डिग्री एंगल होता है क्या? और सिमेट्रिकल यूज करोगे तो ऊपर 30 नीचे 30। तो ए बी का स्लोप 30 डिग्री बोल दें क्या? tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? a साइन अपॉन कॉस अपॉन a कॉस, a बाय कॉस प्लस a हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर? और यहाँ पे a कॉमन करके कैंसिल कर देना, तो √3 बन जाएगा आपका साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ये बनेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही स्क्वायर करोगे तो 3 कॉस स्क्वायर प्लस 2√3 कॉस प्लस 3, यही बन रहा है लेफ्ट साइड में, इक्वल टू साइन स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में ला के लेफ्ट साइड सारे ले आओगे तो कॉस में क्वाड्रेटिक क्या बनता दिख रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब 4 कॉस स्क्वायर प्लस 2√3 कॉस प्लस 2 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। कहाँ पे? tan 30 1/√3, ये गलती की है, tan 30 1/√3। हाँ तो 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस 1 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर, ऐसा लिख दें। ये 1/√3 आपका है, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपका? -3 कॉस स्क्वायर राइट में है, लेफ्ट में 4 कॉस स्क्वायर बन जाएगा क्या? और प्लस 2 कॉस, और कांस्टेंट क्या बन गया आपका? -2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होकर कॉस का वैल्यू कितना आ रहा है? फोर कॉस प्लस 2, 4 कॉस प्लस 2, और क्या आ रहा है? कॉस प्लस 1, यही आ रहा है। हाँ 2c माइनस 1 इंटू सी प्लस 1, यही आ रहा है सबका। 2c स्क्वायर और 2 और -1, ठीक है, हाँ सही है। तो यहाँ से c की वैल्यू 2 आती दिख रही है, एक 1/2, दूसरा -1। और -1 बताओ तो पॉसिबल है क्या?
-1 से ट्रायंगल तो इक्विलेटरल नहीं बन पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये डिस्कार्ड कर देंगे। और c का वैल्यू 1/2 का मतलब थीटा कितना हो गया 60 पुट करने पे b का कोऑर्डिनेट क्या बोल देंगे 2a x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा √3a हो जाएगा। अब हमको a और b का जब वैल्यू पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो जो ka है उसको ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिख पाएंगे √3a का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3a स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये कितना आ गया 2√3a, यही आ रहा है। और k कितना दिख गया 2√3, कहाँ पे √3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर होगा। और ये 2√3 किस इंटरवल में लाई कर रहा है बताओ 2 से 4, आंसर बी बोलेंगे। अरे तुम तो अखिल बनते जा रहे हो, मतलब अखिल का कमी पूरा कर रहा है। हाँ, और ये तुक्का अगर गलत जाएगा तो, अगर ये नहीं बना रहे होते हो आपका सिलेक्शन हो जा रहा होता, और ये आपका गलत बनाने से सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता फिर हाँ तो यही आपका जो प्रणव है वो बोल रहा है कि किस्मत की बात है, कि किस्मत अगर मेरा सही रहा तो गलत भी मारेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, असल में आपका अगर दिन रहेगा तो वो लक काम कर जाएगा, नहीं तो ऐसे आपका मेहनत ही काम आता है, लक नहीं काम आता है जनरली। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है ठीक है नेक्स्ट करें 6 नंबर। 6 नंबर इसको देखो, कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, पहले ये सॉल्यूशन मिटा दें लास्ट वाला। हाँ ये देखो, वन आ रहा है और हाँ, और किनका आ गया है 2 आ रहा है। एक लाइन का आंसर है। हाँ अब सही बोल रहे हो, 1 ही आंसर होगा। ये देखो ये वाला टर्म, इसके बारे में कमेंट कर पाओगे कि ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और ये वाला टर्म लेस देन इक्वल टू 1 ये भी होगा। तो ओवरऑल देखो तो लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ सही है। और ये वाला टर्म आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इक्वलिटी इज एट x इक्वल टू 0 ओनली।
ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर हटा दें। इरेज करें इसको। क्या रहा जनरल पॉइंट? उसके ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका आंसर आता दिख जाएगा। वन बाई टू, हाँ सही है, 1/2। एक्स वर्टिकल को वाई। हाँ ट्राई कर रहे हैं कि बना दें यहाँ पे। हाँ देखो, इस इलिप्स के बारे में बोला कि F1 F2 फोकी हैं, इसके कोरेस्पॉन्डिंग AO सेमी माइनर एक्सिस है। मतलब A यहाँ पे अगर मान ले तो ये AO सेमी माइनर एक्सिस। A का कोऑर्डिनेट बता पाओगे जब ये इक्वेशन दिया है? 0B। ठीक। AF1 AF2 क्या है? इसको एक्सटेंड किए हैं, इलिप्स को अगेन B और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक्सटेंड कर देते हैं, B और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये F1 ये F2 B पे इंटरसेक्ट करवा दिए और C पे करवा दिए। और ये बोला है कि ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी? ABC इक्विलैटरल, ये बताओ इक्विलैटरल होने का मतलब ये कितना एंगल होगा? 30। तो ये 30 हो गया, तो इस वाले लाइन का इंक्लाइनेशन एंगल कितना बोल देंगे? इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री बोलेंगे। 1 कितना है? tan 120। tan 120 कितना होता है? -√3। ठीक है। अब देखो, tan का वैल्यू पता है, F1 का कोऑर्डिनेट कितना है आपका? AE0। तो A और F1 का जब कोऑर्डिनेट पता है तो ये इक्वेशन क्या लिख पाएंगे? AF1 वाला स्लोप क्या लिख पाएंगे?
हाँ 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 हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ चलो, चलो ठीक है, वही यूज़ कर लेते हैं। ओ एफ वन कितना है, ए ही है, और ओ ए कितना है, बी। ऐसा लिख दें, ये 1/√3 हो गया। यही बोल रही हो ना? हाँ, स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर को लिख दें, ए स्क्वायर इंटू 1 - सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ई स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो 3 यहाँ भी है, 4e² हो गया इक्वल टू 1। तो e का वैल्यू कितना आता दिख गया, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, 1/2, ऑप्शन डी। इसेंट्रिसिटी निगेटिव नहीं होता है ना। क्लियर? स्लोप यूज कर लेना, m इक्वल टू -√3 y2 - y1 बाई x2 - x1। वही चीज़ था जो ये काम किए, वही चीज़ था। नेक्स्ट 8 नंबर। नहीं, F1 A पता है ना, उससे आपको आ जाता, इक्वेशन वही बनता। इसको देखो, हाँ देखिए ये वाला, क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ कीजिए। एक क्वाड्रेटिक आपका अपवर्ड दिख रहा होगा, दूसरा डाउनवर्ड दिख रहा होगा। x² - 4, ये देखो तो y इक्वल टू x² - 4, x एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 2 0 और -2 0 पे। और ये सेकंड वाला जो कर्व है, y इक्वल टू 2 - 1/2 x², ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है, कितना पे,
यही है ना? वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस वाला देखो, यही है ना? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसी के अंदर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस प्लस माइनस 2, वाई को जीरो पुट करो, प्लस माइनस 2 नहीं आ रहा है, तो आपको हाँ इसके अंदर क्या लेना है, रेक्टेंगल लेना है जिसका साइड्स किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल है साइड्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। हाँ तो ऐसा करो, यहाँ पे एक अगर P ले लेते हैं, Q R S, P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा ले लें तो इस इक्वेशन से y कोऑर्डिनेट कितना बोलेंगे, नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 यही होगा। और P और Q का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सेम, y कोऑर्डिनेट, तो पुट कर दो यहाँ पे 2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, और ये वाले इक्वेशन से बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा फिर, माइनस अल्फा। और ये r और q का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x रहेगा ना सेम। तो अपवर्ड वाला पाराबोला में x का वैल्यू माइनस अल्फा पुट करके देखो तो y कितना आ रहा है, -4 आ रहा है कि प्लस 4 है। और s का कोऑर्डिनेट इसी तरह से क्या बोलेंगे, अल्फा स्क्वायर -4 यही आ रहा है। अब ये लेंथ और ब्रेथ बता पाओगे इस रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ क्या है, 2 अल्फा है लेंथ, और ब्रेथ कितना है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। ब्रेथ कुछ और होगा, ब्रेथ बताओ तो कितना है, कितना है ब्रेथ, 4 4 4 8 12, 12 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 यही आ रहा है ब्रेथ। बोलो यहाँ तक क्लियर, हाँ ब्रेथ, ये y1 माइनस y2 कर देना आ जाएगा, वही आ रहा होगा, हाँ QR वही कर रहा है। अब इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया बताना है ना, तो पहले अल्फा के टर्म में एरिया निकाल के देख ले कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 12 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्यूब यही आया है। अब ये वाले का मैक्सिमम वैल्यू AOD पढ़े होगे, मैक्सिमा मिनिमा, हाँ अब बताओ तो अल्फा के किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा, देखो तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, थ्री अपॉन रूट 3/4 है, √3/2 है, बताओ तो सुश्वेता यही है √3/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 2/√3 2/√3 2 अपॉन √3। ए अल्फा मैक्सिमम, अल्फा का वैल्यू 2/√3 पुट कर दो, देखिए कितना आ रहा है 24 अपॉन √3 माइनस 24 अपॉन 3√3 यही आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 48/3√3 16/√3 यही आ रहा है क्या, और 16/√3 किस इंटीजर के आसपास है, (16/√3) किस वाले इंटीजर के आसपास है, तो आंसर क्या बोलेंगे, हाँ
कर लिए। नेक्स्ट 9 नंबर, एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। इसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है वही सिर्फ स्टेट करना है। इरेज कर दें। हाँ बताइए। बी हो गया। हाँ सही है बी। हाँ जीरो पे आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्योंकि एक्स वाला ये जो एक्स आपका प्रोडक्ट में है वो डिफरेंशिएबल बना रहा है जीरो पे, है ना। और आपका साइन का वैल्यू जहाँ जिन जिन पॉइंट पे चेंज कर रहा है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट हो जाएगा। तो पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। आंसर बी। ओरल था इसे आपका ये। क्लियर है। हाँ बताओ। नाइन के बाद 10 नंबर, किसको देखो। हाँ देखो। इसका सी आ रहा है। एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए है, जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। तो किस पॉइंट पे ये एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट पे ये एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो डिफरेंशिएबल जीरो पे बना देगा। ये मॉडुलस जिस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है फंक्शन वही पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं बनाएगा। तो हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2, तो ये एक्स का वैल्यू क्या रहेगा जब आपका पाई बाई एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2 बनेगा, इसी में बनेगा। तो यही हो गया। सॉरी जीरो, जीरो भी है, सी होगा ये वाले पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है ना ओरल क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर, पार्ट्स में ब्रेक करना मतलब क्या कहना चाह रहे हो। टू पाई बाई एट, हाँ हाँ उसी तरह से करेंगे, उसी तरह से। क्योंकि आपका मॉडुलस ऑफ साइन 8x आपका पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई बाई 8।
बी आ गया, पाई -1 आ रहा है। बताओ साइन का 0 से पाई इंटरवल में इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू? डिफरेंट इंटीग्रेशन पूछे हैं, डिफरेंट इंटीग्रल 0 से 1 में, 0 से 1 में साइन एक्स डी एक्स कितना होता है? 0 से पाई कितना है, कितना है? 2 है। इसका मतलब ये साइन जो है 0 से पाई इंटरवल में 2 एरिया कंटेन कर रहा है। तो इस बेसिस पे इसका जो आपको निकालना है इंटीग्रल का वैल्यू, तो अलग अलग पहले कर दें क्या, 0 से पाई 1 का इंटीग्रल माइनस 0 से पाई साइन 8x का मोड है, यही है ना? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 से पाई बाई 8 टाइम्स करके, 0 से पाई बाई 8 साइन, इसका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, 0 पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये रिपीट करता दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, साइन 8x का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 8 कितना होता है? हाँ, कितना आ गया, 2/8 हो जाएगा। कितना हो गया इसका वैल्यू, पाई -2। किस ऑप्शन में है, सी। जीरो से पाई बाई 8 से पाई बाई 4 वही काम किए हैं ना 8 टाइम्स, वही काम किए हैं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो कि पहले यहाँ तक एरिया ऐड करोगे फिर यहाँ तक ऐड करोगे, तो हम जब कह रहे हैं कि जब रिपीटिंग कर रहा है तो इंडिविजुअल ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर दिए जितने टाइम्स करना है एक एरिया को। क्या ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी फंक्शन को जीरो से लेकर एन पी प्लस एक्स तक अगर इंटीग्रेट करना है, पी कह दो या टी कह दो पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या होता है, ये आपका 0 से टी एन टाइम्स प्लस 0 से एक्स होता है। इस टाइप से आप पढ़ोगे आगे। हाँ, तो उसी तरीके से ये क्या, हाँ 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 हाँ, तो ऑटोमेटिकली मॉडुलस है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बना दिया है पहले से, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट 12 नंबर। यहाँ अच्छा, हाँ लिखो। हाँ देखो, एस क्या है, रियल नंबर का सेट है, पी रियल नंबर का सेट है, जहाँ की आपका ये फंक्शन जो बन रहा है नॉन जीरो बन रहा है, और फंक्शन रिलेशनशिप क्या है, 0 से x f ऑफ टी डी टी इक्वल टू पी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो एस के बारे में कमेंट करना है, एस क्या होगा।
हाँ बोलो, क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले ये करो, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो। एक्स का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 0 इज इक्वल टू पी एफ ऑफ 0, यही बनेगा। तो यहाँ से दो केस आ रहा है, एक आपका जब p 0 रहेगा तो f ऑफ 0 कुछ भी रियल हो सकता है, और दूसरा जब p नॉन जीरो होगा तो उसके साथ क्या होगा? f ऑफ 0 0 होगा। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई भी रियल हो सकता है। तो ये क्लियर अगर है तो अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दें, ये डिफ्रेंशिएट कर दो ये रिलेशनशिप को। ए वाले को जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे डी ऑफ ए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बताओ तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करते हैं वही आता है जो अपर लिमिट पुट करने पे आ रहा है। और लोअर लिमिट 0 है तो वो वाला पार्ट से 0 ही बनेगा। राइट साइड का बताओ डिफरेंशिएट करने पे। पी ऑफ एफ डैश एक्स। अब यहां से एफ ऑफ एक्स को राइट साइड ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करने पे क्या आ रहा है? ln ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय पी एक्स प्लस सी, यही आ रहा है। एफ को राइट साइड ट्रांसफर किए तो एफ डैश बाई एफ क्या आ रहा है आपका? एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय पी। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यही आएगा। ठीक है। अब यहाँ C निकालने के लिए आपको एक ये वाला केस है, दूसरा ये वाला केस है। तो दोनों केस में देखते हैं C में एफ ऑफ 0 आपका नॉन जीरो मिल पा रहा है या नहीं। पहले क्या पुट करना है आपको? एफ ऑफ 0 0, ये वाला केस यूज कर लें क्या? कि ये वाला यूज कर लें, p इक्वल टू 0 वाला यूज कर लें। जब p 0 है इस वाले केस में देखो, जब p 0 है, p क्या है? 0, तो p 0 पे c के बारे में क्या बता पाएंगे? p जब 0 है तो c क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ln एफ एक्स हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी बोल दें, x बाय 0 ये इन्फिनिटी बन गया, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर? क्या? हाँ यहां तक क्लियर है ना? हाँ। अब ये बताओ जब c का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं स्टार, तो स्टार में अगर पुट करेंगे तो बताओ तो राइट साइड क्या बन जाएगा? एक्स बाय पी माइनस इन्फिनिटी, तो राइट साइड पूरा माइनस इन्फिनिटी बन गया क्या? तो एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो आपको क्या लेना था? नॉन जीरो फंक्शन। तो नॉन जीरो फंक्शन बन गया क्या यहाँ पे कि नहीं बना है? नहीं बना है ना? तो नो नॉन जीरो का फंक्शन सेटिस्फाई यहाँ पे कर गया है। यहाँ कोई नॉन जीरो फंक्शन नहीं बोला, सेटिस्फाई कर गया क्या? नो नॉन जीरो फंक्शन। तो p इक्वल टू 0 पे आपको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब ये p नॉन जीरो वाले पे चेक करते हैं। बोलो समझ में आया ये वाला पार्ट? नो नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई फंक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो सिर्फ जीरो मिला, उसके अलावा कोई फंक्शन तो नहीं मिला यहाँ पे एफ ऑफ एक्स।
तो P इक्वल टू 0 पे सिर्फ 0 मिल गया। अब P नॉट इक्वल टू 0 वाले को चेक करते हैं, ये वाला केस, P नॉट इक्वल टू 0। जब P 0 के इक्वल नहीं है तो C का वैल्यू का बता पाओगे क्या होगा? C का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाले पे C माइनस इन्फिनिटी, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी क्या आ गया? वही आ गया। मतलब 0 के अलावा कोई फंक्शन नहीं मिला है P के सारे रियल वैल्यू पे। 0 के अलावा कोई फंक्शन नहीं मिला है P के सारे रियल वैल्यू पे। हाँ, P 0 नहीं हुआ तो एफ ऑफ 0 0 रहा होगा। x का वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 0 पुट करो, कितना आ गया? आ गया। तो यहां से C एफ ऑफ एक्स कितना आ गया आपका? 0। क्लियर यहां तक? अब बताओ, 0 के अलावा कोई भी फंक्शन नहीं मिला है P के किस वैल्यू के लिए? सारे वैल्यू के लिए मिला है ऐसा, 0 को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ 0। तो क्या आंसर बोलेंगे? और रियल सेट, मतलब नो नॉन जीरो फंक्शन P के किस वैल्यू पे मिला है? सारे वैल्यू। हाँ, नो नो वर्ड भी है ना, नो नो नॉन जीरो, मतलब 0 के अलावा कोई फंक्शन न मिले P के किस वैल्यू के लिए? तो सारे वैल्यू। क्लियर हुआ? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, इसको देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ बताइए क्या रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे आसानी से सॉल्व करने का तरीका है ट्री डायग्राम। एक ट्री बना लो, उस डायग्राम में इजीली आप आंसर बता पाओगे। देखो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में सबसे पहले क्या बनेगा? या तो मेन मिले या फिर वोमेन मिले। बताओ सैंपल स्पेस में कितने आपके पास आदमी हैं? 30 है कि 50 है? हाँ, तो मेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/5। और फीमेल की? मेल और फीमेल में डिजीज हो या ना हो, वो दो ब्रांचेस यहां से बना देते हैं। डिजीज है, नो डिजीज है। डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। तो डिजीज ना होने का कितना हो गया मेल के केस में? 1/2। फीमेल के केस में डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी और डिजीज ना होने का प्रोबेबिलिटी 4/5। देखो, इम्यूनिटी लड़कियों का ज़्यादा स्ट्रांग होता है, दिख रहा है ना। और 3/10 नहीं, 3/10 नहीं है। और ब्लड टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट करेक्ट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट, यहाँ पे निगेटिव रिपोर्ट। पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कहाँ पे क्या करना है इसमें?
वो बाद में वो बाद में करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाला काम बाद में करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? टेस्ट रिपोर्ट करवाया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया कब आएगा? जब वो आपका करेक्ट रिपोर्ट देगा तभी पॉजिटिव आएगा। करेक्ट रिपोर्ट का क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/5। टेस्ट करवाया, निगेटिव आया, निगेटिव कब आएगा आपका? 1/5 होगा। डिजीज है लेकिन निगेटिव आया, मतलब इनकरेक्ट रिपोर्ट 1/5 होगा। ठीक है, ये वाले केस में अब आओ, पॉजिटिव निगेटिव। डिजीज नहीं है और पॉजिटिव बता रहा है, मतलब करेक्ट रिपोर्ट मिला कि इनकरेक्ट मिला? इनकरेक्ट, 1/5। तो ये वाला 1/5, तो ये वाले केस में डिजीज है, पॉजिटिव मिला, मतलब करेक्ट कि इनकरेक्ट रिपोर्ट? करेक्ट। 4/5 कर दें, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। ये वाले केस में पॉजिटिव और फिर निगेटिव। डिजीज नहीं है, पॉजिटिव मिला, करेक्ट मिलेगा रिपोर्ट कि इनकरेक्ट मिलेगा? 1/5। निगेटिव में 4/5। अब क्या बोला है? इसको केसेस मान लो, ये फर्स्ट वाला ब्रांच, ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6। प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? आदमी जो चूज किया गया है मेन है, और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट आने का मेन के लिए 1 और 3 में मिलेगा, तो फेयरवेल केस क्या है? 1 और 3 है। और पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकता है? 1, 3, 5, 7, 1, 3, अरे यहाँ पे छूट गया आपका, इसको 5 मानो, इसको 6 मानो, ये दोनों आपका 7, 8। कहाँ कहाँ आपका रिपोर्ट पॉजिटिव मिल सकता है? 1, 3, 5 और 7 में। तो टोटल केसेस क्या थे? 1 + 3 + 5 + 7। फेवर क्या करवाना है कि वो पॉजिटिव आपका मेन के लिए आए, और पॉजिटिव टोटल कितना किस में दिख सकता है? 1, 3, 5, 7 में। ये क्लियर? अब यहाँ पे देखो तो 1 वाला पार्ट सारा मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3 × 4 12, 5 × 2 × 5 कितना हो जाएगा? 50। तो 1 वाले का 12/50 हो गया। 3 वाले का इस तरह से कितना आ रहा है? 3 वाले का 1/50। 1 की 3 है, 3/50। 12/50 + 3/50, और 5 का देखो तो कितना आ रहा है? 2, 4, 8 और 125 आ रहा है, 8/125। और 7 का 2, 4, 8, 8/125 ये भी है। बोलो क्लियर? अब 50 और 125 का एलसीएम कितना होता है? 50 और 125, 250। तो 50 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 250 आएगा, 5। तो 12 × 5 कर दो, 3 × 5, मतलब 12 + 3 कितना होता है? 15 × 5 कितना हो गया न्यूमरेटर? 15 × 5 हो जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में आपका कितना हो जाएगा? ये 15 × 5 75, और ये कितना है? 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32। 75 में 32 ऐड करो, कितना आ जाएगा? यही बनेगा रेशियो। कितना आ गया? ए। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्लास में करेंगे। लिख लीजिए इसको। ये आपका जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो तो ट्री डायग्राम से बनाना ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। कंडीशनल या बेस थ्योरम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा। इसमें है कि कैलकुलेशन में एरर नहीं होगा, इस वाले पार्ट में कहीं मिस नहीं होगा। कितने बजे क्लास है? क्या कहते हो, छोड़ना यहीं पे?
कि एक और क्वेश्चन करना है, जैसा बोलो। चलो ठीक, एक कर लेते हैं। हाँ 14, ये बहुत आसान है। फंक्शंस की संख्या बतानी है अगर आपका ये रिलेशन होल्ड कर रहा है फंक्शन 0 1 के बीच में। पाँच मिनट रुक जाइएगा। कितना आ रहा है? 2 से ज्यादा होगा लेकिन फाइनाइट होगा। देखे सॉल्व करके। बी, हाँ बी सही है, एग्जैक्टली 2 होंगे। फंक्शन क्या क्या आया है एग्जैक्टली 2 वाले में? हाँ 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 एकदम सही। हाँ हाँ। अब कांस्टेंट क्यों नहीं लिए वहाँ पे? इंटीग्रेट करने पे तो कांस्टेंट भी आता है, वो क्यों नहीं लिए? तो कांस्टेंट अगर लेंगे तो फिर, हाँ ऐसा करो, सबसे पहले एक काम करो। कहाँ, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं वो ये सुश्वेता सही बोली थी, सिर्फ सी नहीं निकाल पाई थी। देखो सी निकालने के लिए क्या करना आपको, एक्स और वाई दोनों जीरो पुट कर दो। हाँ। हम्म। 4 आ रहा है, 4 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। हाँ चलो। हाँ। हम्म। तो वही सी पहले अगर निकाल लें तो वो आपका ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। वो सी कैसे निकालेंगे वो देखना है। एक्स और वाई दोनों को अगर जीरो पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो। और एफ ऑफ जीरो यहाँ से तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। एक पॉइंट निकालने के लिए ये तो सही था कि आपका लिमिट कर देंगे एक्स टेंडिंग टू वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसका मोड इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आपका क्या दिख गया, एक्स अगर वाई को अप्रोच करा तो ये एफ डैश एक्स ही होगा, इक्वल टू 1। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इसका मोड है प्लस माइनस एक्स प्लस सी, ये सी निकलेगा एक्स और वाई का पार्टिकुलर कोई वैल्यू पुट करने पे। वो वैल्यू पुट करके देखो तो क्या देखने पे आ रहा है आपका। अगर एक्स और वाई दोनों जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो पे आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। और हाँ वो तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कुछ भी लेंगे तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपका
मॉडुलस में इक्वल है, अगर y को 0 पुट कर दिए तो मोड x बनेगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 का मोड। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट सेम है। अगले क्लास में करना है। ऐसे इसका वैल्यू आपका एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। कि अगले क्लास में करना है, रहने दें। हाँ कैसे बताओ, कैसे? x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ये ट्राई करके देखना है, ठीक है? इसको अगले क्लास में करेंगे फिर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।